ओपनहाइमर फिल्म मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे बेस्ड है और ये काफ़ी अच्छी चल रही है मूवी थिएटर्स में, लेकिन ये कहानी है अमेरिका की। आज हम जानेंगे कि भारत की न्यूक्लियर कहानी क्या है। 11th में 1998 पोखरण के रेगिस्तान में 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। ये टेस्टिंग साइट पोखरण सिटी से 25 किलोमीटर दूरी पे थी और इस मिशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। लेकिन ये भारत के लिए पहला एटॉमिक बॉम्ब नहीं था। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि 1998 में भारत ने अपना पहला एटॉमिक टेस्ट कंडक्ट किया, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि भारत ने इससे कई साल पहले अपना पहला एटॉमिक टेस्ट कर लिया था। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी परमाणु, जो 2018 में रिलीज की गई थी, लेकिन भारत ने पहला एटॉमिक टेस्ट कंडक्ट किया था 1974 को। तो आइए जानते हैं कि क्या है भारत की एटॉमिक कहानी और कैसे एक बॉम्ब ने हमको हेल्प किया देश को आगे ले जाने में। हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। At 15:45 hours, India conducted 2 underground nuclear tests. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी। We've been following the Indian nuclear program for many years. Means the international community finds India's actions unacceptable. Lot of pressure, geopolitical pressure. Our work, whatever we are doing for self, that is our national security. Widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society. But you took a decision. India will go ahead with the test. तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं है। इंडियन एटम बॉम्ब की कहानी शुरू होती है एक इंसान से जिसका नाम है होमी जहांगीर भाभा, जिसको आज हम फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने की कगार पे था। देशों के बीच में अनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और वैसे में होमी जहांगीर भाभा इंडिया को लौटे ऑन सितंबर 1939। क्योंकि होमी बाबा ऑलरेडी पढ़े लिखे थे, फॉरेन कंट्रीज़ में उन्होंने रिसर्च किया था, तो इंडिया लौटने के बाद उन्होंने JRD टाटा और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को एक लेटर लिखते हुए कहा, ब्रिंग एज मैनी साइंटिस्ट एज पॉसिबल। टाइम आ चुका है कि हम ऐसा इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर बनाए जैसा कैम्ब्रिज और पेरिस में होता है। यहाँ एक साइड इंडिया सीख रहा था न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, दूसरी साइड वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और इस दौरान अमेरिका पहला कंट्री बनता है जिसने एटॉमिक बॉम्ब की शोध की, जिसका नाम रखा गया था फैटमैन और लिटिल बॉय। ये बॉम्ब ड्रॉप किए गए जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे 6th and 9th अगस्त ऑफ 1945, जिसके बाद पूरे विश्व को ये एहसास हुआ कि एटॉमिक एनर्जी होती क्या है। और ठीक एक वीक बाद जापान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब हुआ यूँ कि एटम बॉम्ब का नागासाकी और हिरोशिमा में परिणाम देखने के बाद हर देश चाहता था कि उसके पास एक एटम बॉम्ब हो। बट प्रॉब्लम ये थी कि एटम बॉम्ब इतना खतरनाक था कि नागासाकी और हिरोशिमा में नतीजा देखने के बाद एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की गई। ये ट्रीटी कई देशों के द्वारा साइन की गई थी, जिसमें से इसका समर्थन भारत ने भी दिया था, बट कोई लिखित साइन के रूप में नहीं दिया गया था, जस्ट वर्बली भारत ने इसका समर्थन किया था। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948, भारत सिर्फ पीसफुल डेवलपमेंट के लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज करेगा। 1954 इंडिया ने USA और कनाडा के साथ एक समझौता किया ऑन एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम, जिसके परिणाम उन्होंने हमें प्रोवाइड किया साइरस रिसर्च रिएक्टर, जो हमने इंस्टॉल किया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में। Cyrus is India's biggest research reactor and one of the world's most powerful. इंडिया अब तेजी से बढ़ रहा था अपने रिसर्च में, बट उसको धक्का लगा 1962 में साइनो इंडियन वॉर के तहत। साइनो इंडियन वॉर हुआ चाइना और इंडिया के बीच में, जहां पे इंडिया बुरी तरीके से हारा, जहां पे उन्होंने काफ़ी सारे सोल्जर्स को गवा दिया, साथ ही में अपनी टेरिटरी भी गवा दी। अब ये वॉर इंडिया के लिए जीतना नामुमकिन सा था, इसीलिए उन्होंने हेल्प मांगी सोवियत यूनियन से, लेकिन सोवियत यूनियन फंसा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर उसको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो। इसलिए USSR ने हेल्प करने से मना कर दिया और इंडिया को अपने हाल पे छोड़ दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1962 का वॉर इंडिया पूरी तरीके से हारी। इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आज़ादी को 20 से 25 साल हुए थे और इंडिया में ना ही तो एजुकेशन था और ना ही तो पैसा। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी में जी रही थी और तब इंडिया
सोवियत यूनियन और यूएस के टुकड़ों पे पल रहा था। और वैसे में वॉर कैसे जीतते जब खाने के ही लाले हो। बट इस युद्ध से ये पता चल गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और वो डिपेंडेंट नहीं रह सकता सोवियत यूनियन पे कि वो हर बार आके अपनी मदद करे। और ठीक 2 साल बाद 1964 में चाइना ने अपना पहला एटॉमिक टेस्ट कंडक्ट किया। आज भारत की मिलिट्री वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री मानी जाती है, लेकिन वो टाइम पे थोड़ा सा सीन अलग था क्योंकि भारत को हर बार युद्ध के चक्कर में दबाया जाता था। 7 साल बाद 1971 में भारत पे फिर से एक अटैक होता है और ये अटैक तीनों साइड से होता है। ज़मीन पे पाकिस्तान अटैक करती है, दूसरी साइड अरेबियन सागर में ब्रिटिश की नेवल शिप्स हमारे ऊपर दबाव डाल रही थी, बे ऑफ बंगाल में यूएस नेवल शिप्स भारत के ओर बढ़ रही थी। अब सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मदद नहीं मिल पाती तो भारत का पीछना तय था। वैसे में नेहरू जी ने फिर से एक मदद की अपील की सोवियत से कि हमको बचा लो, और इस बार सोवियत ने इंडिया की मदद करते हुए उनकी नेवल शिप्स इंडियन ओशन में तैनात कर दी। और जैसे ही ब्रिटिश नेवी को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए मेडागास्कर की तरफ, फिर जाके प्रेशर बने गए यूएस की तरफ, तब वहाँ से उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया ने वो युद्ध जीत लिया, जिसके परिणाम बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब ये वॉर्स के चलते फ्यूचर में भी ऐसे वॉर्स ना हो, इसके लिए भारत को एक ज़रूरत थी एक एटम बॉम्ब की, जिसकी वजह से चाइना, यूएसए, पाकिस्तान जैसे देश भारत को हल्के में ना ले। जब ये युद्ध चल रहा था उसके कई साल पहले होमी भाभा की डेथ हो जाती है, जब उनका प्लेन मॉन्ट ब्लैंक की पहाड़ियों से क्रैश हो जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद इंदिरा गांधी ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि ये मेरे लिए एक पर्सनल लॉस है और इनका अधूरा काम आगे कंटिन्यू करना है। जिसके बाद होमी भाभा की जगह ली राजा रमन्ना ने और AEET को नेम चेंज करके कर दिया BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब क्योंकि चाइना के पास एक न्यूक्लियर ताकत थी तो इंडिया को भी ज़रूरत थी कि एक न्यूक्लियर एटम बम हो जिसके वजह से पीस मेंटेन हो सके। और अगर इंडिया ये नहीं करता तो आज शायद जो आप इंडिया देख रहे हो वो होता ही नहीं। 1965 जब इंडिया के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे तब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था, जिसके बीच विक्रम साराभाई को हेड ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम असाइन किया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि विक्रम साराभाई गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो मानते थे उनके आदर्शों को, जिससे वो आगे अहिंसा की नीति पे चले और उन्होंने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को वेपन्स बनाने में नहीं बल्कि बेनिफिट में यूज किया। 1967 जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई उसके बाद कमान गई इंदिरा गांधी के हाथ में और उन्होंने फिर से एक न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसमें होमी सेथना जो एक केमिकल इंजीनियर थे उनको वेपन ग्रेड प्लूटोनियम का काम सौंपा गया, जहां दूसरी ओर राजा रमन्ना न्यूक्लियर डिवाइस बना रहे थे। इसमें सबसे बड़ा हाथ अयंगर का भी है, जिन्होंने भारत लौटने के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप किए और ये सीक्रेट प्लूटोनियम प्लांट का कंस्ट्रक्शन मार्च 1969 को शुरू हो चुका था, जिसका नाम रखा गया पूर्णिमा। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे सिर्फ 75 साइंटिस्ट, क्योंकि इसको राज रखना था जब तक टेस्ट ना हो, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती थी कि उनके न्यूक्लियर क्लब को और कोई देश ज्वाइन करे। इस मिशन को इतना सीक्रेट रखा गया कि होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक को नहीं पता था जब तक टेस्ट कंडक्ट ना किया जाए। अब इस दौरान प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के पास प्लूटोनियम की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। इसको फिलअप करने के लिए 1973 को पूर्णिमा प्लूटोनियम प्लांट में से प्लूटोनियम खींच लिया और उस रिएक्टर को शट कर दिया। अब साइंटिस्ट रेडी थे और उन्होंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी। अब बारी थी टेस्ट की और टेस्ट के लिए चुना गया पोखरण रेंज। अब पोखरण रेंज इसीलिए चुना गया क्योंकि वो थार डेजर्ट के बीच में आती है और दूर दूर तक कोई भी जनजाति या फिर बस्ती नहीं है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का नुकसान होना इम्पॉसिबल है। अब इस एटम बॉम्ब का वेट 1400 किलो था और इसको डेटोनेट करने के लिए 107 मीटर गहरा शाफ्ट खोदा गया। ये टेस्ट को बुद्ध जयंती के अवसर पर किया गया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा, जिसको आगे चल के एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव का नाम दिया गया। टेस्ट के बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, लेकिन यूएसए, कनाडा और चाइना इस चीज़ से नाराज थे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अली भुट्टो ने इसको एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल बताया। or alarmed over India's nuclear demonstration. I give a solemn pledge to all my countrymen that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. और वहीं यूएसए और कनाडा इसलिए नाराज थे क्योंकि कनाडा ने जो साइरस रिएक्टर हमको दिया था, हमने उसमें प्लूटोनियम बना के यहाँ पे इस्तेमाल किया था, और यूएस का हैवी वाटर यानी कि ड्यूट्रियम ऑक्साइड हमने यूज़ किया था,
उस ब्लास्ट में। इसके बाद इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, जैसे कि CTBT और NSG को भी फॉर्म किया गया। और ये टेस्ट के बाद कई सालों तक सत्ता में रहने वाली सरकार ने फिर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया, अंटिल 1988 और 1998 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम साथ आए। अब प्रॉब्लम ये थी कि पोखरण रेंज खुले एरिया में आती थी और डेजर्ट के बीचों बीच आती थी, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि USA की सैटेलाइट से हमारी रेंज को बचाना। और इस चीज़ के बावजूद भी इंडिया ने 5 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किए उनके नीचे, और उनको टेस्ट से पहले इस चीज़ की भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे कि इनके कंसेक्यूटिव क्या होंगे। खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations. Finds India's actions unacceptable. Our work, whatever we are doing for self, that is our national security. और अगर पोखरण 2 का ओवरव्यू चाहे तो आप 2018 की परमाणु मूवी में देख सकते हो। भारत को महान ऐसे ही नहीं कहा जाता, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आजाद भारत और पाकिस्तान का जन्म एक ही तारीख को हुआ था, लेकिन आज जहां भारत 5th नंबर पे बैठी है GDP में, वहीं दूसरी साइड पाकिस्तानी वीजा को ऊपर से नीचे तक चेक किया जाता है। सत्य से कोई नहीं भाग सकता, और सत्य यही है कि पैसों से बड़ा ज्ञान होता है। और ये वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस, क्योंकि जैसा मैं बोलता हूँ कि आज हमें इसकी ज़रूरत है, शायद 1 मिलियन पे इतनी ना हो। हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं।